नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो देखिए, आपके पास एक सेट होता है mn एलिमेंट्स का। ठीक है, एक सेट होता है mn एलिमेंट्स का जहाँ पर m जो है ये आपके रो को डिनोट करते हैं और n जो है ये आपके कॉलम को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक सेट होता है mn एलिमेंट्स का और इसको अरेंज किया जाता है एक फॉर्म में, और वो जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे में इन एलिमेंट्स को जो है वो डिनोट किया जाता है जहां पर m रो होती हैं और n कॉलम्स होते हैं, उसी को मैट्रिसेस कहा जाता है। मैंने आपको अभी क्या समझाया है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा, और ये जो n एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स जिनको हम रो नाम देते हैं, कॉलम नाम देते हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स की बात कही गई है mn एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके रियल भी हो सकते हैं और आप यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, मैंने इस तरह से जो है वो नंबर्स जो है वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने डिनोट किया है, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये आपके mn एलिमेंट्स है। मैंने आपको यही डेफिनेशन समझाई है कि सेट ऑफ mn एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे, और यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर एरे क्यों है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। और रेक्टेंगुलर शेप देखिए, वैसे अगर नॉर्मली अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करें तो लेंथ और ब्रेथ होती है, तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है तो आपकी रेक्टेंगुलर होती है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी कि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है, चारों आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इक्वल हो जाती है, तो वो आपका स्क्वायर बन जाता है, तो वहां पर आपका स्क्वायर मैट्रिसेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे बनता है। हम सीधा यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आपकी चारों साइड्स जैसे इक्वल हो जाती है तो आपका स्क्वायर बन जाता है। वैसे ही जब आपके पास रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसको डिनोट करते हैं तो देखिए, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये दिया, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनको हम रो बोलते हैं। ये क्या है, ये रो है। और ये जैसे ये आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और इनको डिनोट करने का तरीका होता है, पहले रो लिखी जाती है। रो कितनी है, यहाँ पर 2 रो हैं, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स यहाँ पर 4 हैं। तो हम इनको इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है वो इनके m इंटू n नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है m/n। यानी कि जो ये m इंटू n जो इस तरह से जो आपकी नोटेशन होती है, इसको बोलने का तरीका है m/n। क्लियर है। तो अभी देखिए यहाँ पर इसी तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाती, ये इनकी नोटेशन होती है m इंटू n की, जहाँ पर ये m जो है ये आपके रो को रिप्रेजेंट करता है और जो n जो है ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक इस तरह से भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया साइन थीटा, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो ये जो है वो इसमें देखिए 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, और टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो आप क्या करोगे, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n कर दोगे, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई जो करते हैं वो आपका क्या बन जाएगा, टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर नोटेशन की होगी, ये इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर। तो ये जो है वो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रो हैं जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मैट्रिसेस होती है, यहाँ पर जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बना के दिखाई, ये मैट्रिक्स बना के दिखाई, तो ये जो मैट्रिक्स होता है हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, हर मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। और ये जो ऑर्डर होता है इसमें पहले रो काउंट करके लिखी जाती है कितनी रो हैं, और फिर यहाँ पर कॉलम्स लिखे जाते हैं। और ये जो होता है m इंटू n जो होता है, हम इनको m इंटू n नहीं बोलते, ये होता है m/n। ठीक है, m/n इस तरह से इनको बोला जाता है।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये तो जैसे कि जब आपके पास m इक्वल नहीं होता n के, यानी कि रो और कॉलम जब इक्वल नहीं होते तो वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है जब आपके पास m और n जो है वो आपके पास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब m और n जो है वो आपकी इक्वल हो, यानी कि जितनी रो जितने कॉलम, यानी कि जितने रो होती हैं उतनी ही आपके पास कॉलम्स होते हैं, तो वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बन जाती है। क्लियर। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 रो हैं आपके पास और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये आपकी 3x3 की यहाँ पर मैट्रिक्स बन गई, और इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। जहाँ पर नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो जाए वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, और डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो आपका यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आते हैं, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डिफरेंट डाल लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए फर्स्ट जो होगी वो आपकी यहाँ पर रहेगी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें आपके पास रो हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है, और ये जो है जैसे यहाँ पर इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर लग जाती है, इस टाइप ये जो होती है ये आपकी नोटेशन होती है जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। और कई बुक्स में या फिर अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है, ये आपके मैट्रिसेस का ही एक सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट्स टाइप दे दिया जाता है, या फिर इस तरह से ये आपको मैट्रिक्स को ही डिनोट किया जाता है। ये चीज़ आपको समझनी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिसेस लिखी है, यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया -1 0, यानी कि आप कोई भी रियल वैल्यू या फिर आप इमेजिनरी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये एक मैट्रिक्स है। और यहाँ पर क्या है, आपके पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनती है जब आपके पास रो ऑफ, जो आपके पास ये रो होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर हो रो से, ठीक है, कि जब कॉलम्स ज़्यादा हो रो से, तो वहाँ पर आपके पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये रो होती हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आपके पास कॉलम्स हैं और रो आपके पास सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स जो है वो आपके पास ज़्यादा है रो से, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगी, ये आपकी एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, सेकंड है आपके पास यहाँ पर वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा कि जब आपके पास कॉलम्स कम हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये ले लिया अल्फा -1, फिर मान लीजिए मैंने 0 ले लिया, बीटा 3 2 ले लिया, और फिर मान लीजिए मैंने -5 और 6 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, कॉलम जो हैं वो आपके कम है रो से। यहाँ पर कॉलम सिर्फ 2 हैं और रो जो है वो कितने हैं, रो आपके पास 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पर रो हैं। तो जब रो ज़्यादा हो तो आपके पास वर्टिकल मैट्रिक्स बनती हैं, और जब आपके पास कॉलम्स ज़्यादा हो तब आपके पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बनती हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब आपके पास रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो रो और कॉलम जब इक्वल हो तब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है, और इम्पॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर ये आपके पास एक मैट्रिक्स, मैंने जैसे ये मैट्रिक्स लिखी, तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ए आई जे m, क्योंकि यहाँ पर m कॉलम्स होते हैं और n आपके पास रो होती हैं, तो m इंटू एन, m/n जो है ये आपके पास ऑर्डर होता है रो और कॉलम का। तो देखिए ये आप मैट्रिसेस को इस तरह से डिनोट कर सकते हो, aij, जहाँ पर आपके पास जो ये aij हैं ये मैट्रिसेस होते हैं, i जो है वो आपकी फर्स्ट एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली हम इनको इस तरह से लिखते हैं aij। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स लिया है, और इसमें आपके पास ये होता है, यहाँ पर आपका A11, फिर A12, फिर A13, इस तरह से आपका कहीं पर A1 कोई J एलिमेंट्स आएगा, देन मान लीजिए A1 N तक आपके पास ये जो है वो रो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, ये जो 1 है यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, I आपका 1 2 3 से लेकर N तक हो सकता है, और J जो है आपका, J जो है ये सेकेंड मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये भी जो है वो आपका 1 2 से लेकर आपका N तक चलता है।
ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर A21 हो जाएगा, पहले A1 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 ये तो 1 रहेगा और फिर ये 1 2 3 से लेकर n तक चलता रहेगा। फिर आपका A2 I जो है वो 2 हो जाएगा और ये जो है ये आपका 1 2 3 इस तरह से चलता रहेगा, A22 A23 इस तरह से यहाँ पर A2J कोई नंबर्स आएगा और A2N हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके पास यहाँ पर AN आएगा, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 से इस तरह से ये जो I नंबर्स हैं ये J तक N तक जाएंगे तो AI, और यहाँ पर जो ये आपके पास J है वो आपका 1 होगा, फिर AN2 होगा, फिर AN3 होगा, इस तरह से यहाँ पर ANJ नंबर कोई आएगा और फिर ANM तक यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो चली जाएगी। यहाँ पर अगर हमने MN लिया है तो ये आपका M हो जाएगा। ठीक है, तो I जो है 1 से लेकर N तक चलेगा और J है वो आपका 1 से लेकर M तक चलेगा। तो इस तरह से जो है ये आपके पास एलिमेंट्स बनते हैं NM, और सही तरीका जो होता है इसका AMN का होता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो I है वो आपका 1 2 3 से लेकर आपका M तक जाएगा और J जो है वो आपका 1 2 3 से लेकर N तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फिर MN एलिमेंट्स जो है वो आप ये जो हम रो लेते हैं M को और इसको हम कॉलम्स लेते हैं N को। ठीक है, तो ये आपका जो नोटेशन है वो आपकी सही हो जाएगी MN। क्लियर है? तो इस तरह से जो है वो आप इनको डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमने रो को M लिया है तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है वो 1 से लेकर M तक जाएगा, यहाँ पर 1 से लेकर ये M तक जाएगा, यहाँ पर जो I एलिमेंट है ये 1 से लेकर M तक जाएगा और यहाँ पर आपका N आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमने क्या लिया है, जो I नंबर्स हैं वो आपके 1 2 से लेकर M तक जाएंगे और जो J एलिमेंट्स हैं ये 1 2 से लेकर N तक जाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका इस तरह से जाएगा, 1 2 से लेकर M तक जाएगा, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो आपका यहाँ पर इस तरह से जाएगा रो की साइड में। ठीक है, तो आपके पास रो कितनी है? रो आपके पास M तक है और आपके पास कॉलम्स जो है वो आपके N तक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिसमें सिर्फ एक रो ही हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रो है, तो यहाँ पर जब नंबर्स ऑफ रो, कि इफ नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ रो अगर आपके पास 1 है तो वो आपकी रो मैट्रिक्स कहलाती है, या फिर आप इसको रो वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? रो वेक्टर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स, कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर आप इसको कॉलम वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, कॉलम वेक्टर। तो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है, तो वो हो जाएगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास सिर्फ 1 हो। तो यहाँ पर इफ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 1, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ रो आपके पास 1 है वहां पर आपके पास रो मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम जब आपके पास 1 है तो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो आपके पास है यहाँ पर नल मैट्रिक्स, कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारी एंट्रीज जो है वो आपके पास 0 हो। इसको जो है वो बोल्ड O से डिनोट कर देते हैं नल मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर देखिए जैसे सारी एंट्रीज अगर आपके पास 0 है तो वो आपके पास नल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, ऑल एंट्रीज आर 0, आप लिख सकते हो ऑल एंट्रीज आर 0। जब सारी एंट्रीज आपके पास 0 हो तो वो आपके पास नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और नल मैट्रिक्स जो होता है ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का ये आपको नल मैट्रिक्स दिखाया तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको करवाई थी, इसके पास जो है वो 2 टाइप्स के यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स बनते हैं। 2 टाइप के मैट्रिक्स कौन कौन से बनते हैं? देखिए फर्स्ट जो बनता है वो आपके पास बनता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनता है? ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड आपके पास यहाँ पर बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर की अगर आपने अच्छे से थ्योरी कर ली तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है आपके पास ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है इसके फिर आपके पास फर्दर 2 टाइप्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके पास अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड हो जाएगा आपके पास यहाँ पर लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। एक है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड है आपके पास यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, मान लीजिए 1 5 3 0 2 4 और 0 0 3। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये मैट्रिक्स लिखी। अब इस मैट्रिक्स में आपको देखना ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी कैसे, कि इसकी जो डेफिनेशन होगी मैथमेटिकली वो क्या रहेगी, कि ये जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ये डायगोनल होगा तो डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि आप इसमें मैथमेटिकली यहाँ पर क्या लिखोगे, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे कि मैट्रिसेस वेयर जहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मैट्रिसेस ए आई जे, क्योंकि ये हम मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे से ही डिनोट करते हैं। तो ए आई जे यहाँ पर जीरो होगी, वेयर जहाँ पर आपके पास आई जो है वो ग्रेटर है जे से, आई ग्रेटर है जैसे वो सारी एंट्रीज यहाँ पर क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। आई का बड़ा होने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास A11 होता है, ये आपके पास A12 होता है, ये आपके पास A13 होता है, तो यहाँ पर ये A2 हो जाएगा, सॉरी A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा, ये A23 हो जाएगा। इसी तरह ये A31 है और ये A32 है और ये A33 है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी एंट्रीज जीरो जिसमें आपके पास आई की वैल्यू जे से बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर 2 1 है, तो ये जो आई है ये आपके पास जे से बड़ा है, यानी कि ये एंट्री जीरो होगी। यानी कि आपके पास A21 A31 और A32 ये तीन एंट्रीज जो है वो आपकी जीरो हो जाएंगी। तो ये जो रहेगी वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर रहेगी, कि नीचे जीरो बन गया, सिर्फ ऊपर ही एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगी, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप यहाँ पर इस तरह से जो है वो इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि ऑल मैट्रिसेस ए आई जे जीरो वेयर जहाँ पर आई ग्रेटर है जे से। ठीक है, वो सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1 0 0 5 2 0 6 7 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, ये 3 into 3 ऑर्डर की है, क्योंकि ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बनती है, जो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बनती हैं। ठीक है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस है कि ये जो मैट्रिसेस है इसमें सारे ए आईज, वो सारे ए आई जीरो होंगे वेयर जहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो लेस देन जे से है। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू ग्रेटर थी जे से, तो वो सारी एंट्रीज जीरो थी। यहाँ पर आई की वैल्यू जहाँ पर जे से छोटी है वो सारी एंट्रीज जीरो हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर ऊपर के जो तीन एलिमेंट्स है ये आपके जीरो बन गए, तो नीचे जो है वो एलिमेंट्स बन रहे हैं, यानी कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मैट्रिसेस ए आई जे जीरो वेयर जहाँ पर आई जो है वो आपका लेस है जे से। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है, ये है आपका A12 है, ये आपके पास A13 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आई छोटा है जे से, यहाँ पर भी आई छोटा है जे से, और यहाँ पर आपके पास होगा A23, यहाँ पर भी जो है वो आई जे से छोटा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास मैट्रिसेस बनेगा ए आई जे, वो सारी एंट्री जीरो होंगी जहाँ पर आई जो है वो आपका छोटा है जे से। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो वो देखिए उससे पहले यहाँ पर देखिए कई बार ये क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया जाता है, यहीं पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही मैं बता रही हूँ आपको, एक क्वेश्चन जो है वो सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कि कितने जीरोज जो है वो पॉसिबल हैं किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस में। ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑर्डर एन का मतलब क्या है कि जितने उसमें रो और कॉलम है उसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें आपके पास जो एम यानी कि रो होती हैं, जो कॉलम होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं इस वजह से, जैसे अगर ये आपके पास m इंटू एन की मैट्रिसेस है जिसमें m और n जो है वो इक्वल हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको सीधा ही n से डिनोट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम कोने में m बाई n लिखते हैं, तो इसको हम सीधा ही n से डिनोट कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसमें देखना है कि आपके पास यहाँ पर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है या 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है। अगर या 4 बाई 4 की होगी तो 4 लिख
देंगे, 3/3 की है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाता है कि किस ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। तो ये जो है वो क्वेश्चन उठता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑर्डर n, अगर ऑर्डर n है तो उसमें कितने मिनिमम जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो इसमें मिनिमम जीरो कितने थे, तो इसमें मिनिमम जीरो आपके पास कितना था, यहाँ पर 3/3 की थी तो 3 ही जीरोस थे, ठीक है। तो इसका आपको सीधा ही फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास, क्योंकि देखिए आपके पास क्या था कि आपके पास ऑर्डर था यहाँ पर ये n 3/3 की यहाँ पर मैट्रिक्स थी, तो आपके पास क्या, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, इस तरह से जो है वो आपके पास n-1 तक जो है वो आपके पास यहाँ पर जीरो चलती है। जैसे कि फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है इसमें आपके पास जीरो नहीं आई, सेकंड में आपके पास 1 आई, फिर थर्ड में आपके पास 2 आई, इसलिए अगर 4 की होगी तो फिर नेक्स्ट आपके पास 1 जीरो आएगी। तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो पैटर्न चलता है। तो यहाँ पर सीधा ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो आपके पास क्या होता है, n, फिर n+1/2, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पर n का काम कौन करा, n-1, तो n-1, फिर इसमें एक ऐड करोगे तो आपके पास +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा अपॉन में 2। तो आप सीधा याद रख सकते हो n-1 अपॉन में 2 जो है वो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होती हैं किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब आपके पास ऑर्डर n हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 4/4 की जो है वो मैट्रिसेस ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिया 1, 5, 6, 7, 0, 2, 8, 9, 0, 0, 3, 10 और 0, 0, 0, 4, ठीक है। ये 4/4 की जो है वो आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप इसको यहाँ पर 4 से ही डिनोट करोगे। अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने होंगे, तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो यहाँ पर कितने होंगे अगर आपके पास ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 4 है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑर्डर का तो आपको सीधा ही पता है 1, फिर 2, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास कितने जीरोज हैं, मिनिमम जीरोज आपके पास यहाँ पर जो है वो 6 हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ऑर्डर 10 दे रखा है कि अगर, क्योंकि बड़ी अगर वैल्यू दे रखी है ऑर्डर 10 की, अगर आपके पास कोई भी 10/10 ऑर्डर की अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन और आपको पूछ लिया जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे कि, क्योंकि आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे फर्स्ट आपके पास एक जो कॉलम है, आप कॉलम मान सकते हो या रो मान सकते हो, तो वो आपकी सीधी ही है, यहाँ पर कोई जीरो नहीं है। फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका नेक्स्ट में आपके पास 3 जीरो आएंगी, फिर आपके पास 4 आएंगी, फिर 6 आएंगी, इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो 9 तक ही जीरो आएंगी, ठीक है। कहाँ तक आएंगी, 9 तक ही जीरो आएंगी। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 9 × 10, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपके पास यहाँ पर जीरोज कैसे बनेंगी, 1 + 2 + 3 प्लस में अगर 10 ऑर्डर की हैं तो 9 तक की ही यहाँ पर आपके पास जो है वो जीरो बनेंगे। आप देख सकते हो जैसे मैंने 4/4 ऑर्डर का लिखा है, तो फर्स्ट जो रो है, आप रो से भी काउंट कर सकते हो, फर्स्ट जो रो है इसमें कोई जीरो नहीं है, सेकेंड से स्टार्ट होगा, यानी कि इस तरह से जो है अगर आपके पास 4 ऑर्डर का है तो इसका मतलब 3 ही रो में आपके पास जीरोज बनेंगे। तो वो ये जो होगा वो आपके पास कहाँ तक जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3 तक ही खुलेगा, ठीक है। कहाँ तक खुलेगा, 3 तक ही खुलेगा। तो 3 × 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 × 4 अपॉन में 2, तो ये आपके पास क्या होगा, 2 × 2 = 4, तो आपके पास यहाँ पर कितनी जीरो बन जाएंगी, 6 जीरोज बन जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो आपको सोल्व करना है। इसी तरह अगर आपको 10 ऑर्डर का दे रखा है, इसका मतलब ये जीरो जो बनेंगे आपकी 9 तक ही बनेंगे, और फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो आपके पास क्या होगा, 9 यानी कि n, फिर इंटू में n+1 यानी कि 10 हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 × 5 = 10, 9 5 से आपके पास कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर आपके पास 45 जीरोज होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, यहाँ पर 2, 3, -4, अल्फा, बीटा, गामा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे बढ़ा लेती हूँ इसको, और मान लीजिए यहाँ पर -1 है, 2 है, -4 है, 5 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास डायगोनल है, ये आपके पास क्या होगा, डायगोनल होगा, जहाँ पर ए आई जे, ये जो ए आई जे है जहाँ पर आई जो है वो जे के इक्वल है, ये आपके पास क्या होगा, डायगोनल होगा। और इस डायगोनल को आप देख सकते हो, यहाँ पर A11 होगा, यहाँ पर A22 होगा, यहाँ पर A33 होगा और यहाँ पर A44 होगा। तो जहाँ पर आई और जे की जो वैल्यू है, कि जहाँ पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी वो आपका डायगोनल होगा। और ये डायगोनल जो होगा इसको लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल आप कह सकते हो, या फिर आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल
ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर आप इसको मैन डायगोनल कह सकते हो कि मैन डायगोनल, लीडिंग मैन, और ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन डायगोनल होता है। एक ये डायगोनल होता है आपका, ये आपका ऑफ डायगोनल होता है। क्या होता है? ऑफ डायगोनल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपका मेन डायगोनल होता है और ये आपका ऑफ डायगोनल होता है। ये मैंने आपको बताया कि डायगोनल क्या होता है। मेन बात है डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ और इसमें देखिए ये है आपके पास D1 0 0, फिर ये है आपके पास 0, ये है D2 0 0 0 D3। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगा, जो मेन आपकी यहाँ पर जो डेफिनेशन रहेगी, यहाँ पर Aij जो है वो Aij आपके जीरो होंगे, कि यहाँ पर वो सारी एंट्रीज जीरो होंगी, यानी कि वो सारे Aij जीरो होंगे जहां पर वेयर आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आपका A11 है, ये आपका A22 है, ये आपके पास A33 है, यहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो ये जो है ये आपके जीरो नहीं होंगे, बाकी वो सारे Ai's जीरो होंगे जहां पर आपके पास आई और जे की वैल्यू इक्वल ना हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनेगा? वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि आपके पास क्या बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। बाकी सारी एंट्रीज आपके पास क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जहां पर आई और जे की वैल्यू इक्वल होंगी वो एंट्रीज आपके पास यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन D1 D2 D3 ये आपके पास जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे Aij हैं जो वो जीरो रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर? इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। ठीक है, इस तरह से हम कोमा लगा के भी या सीधा भी डिनोट कर सकते हैं। तो डायगोनल D1 D2 D3 इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है कि इफ अगर आपके पास ये D1 D2 और D3 अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सारे जीरो हैं, लेकिन अगर D1 D2 D3 इनकी सबकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, अगर इन सब की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ, मान लीजिए ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। तो ये जो कहलाएगा ये आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह सकते हो या फिर आप इसको यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हो। ठीक है, तो जब आपके पास डायगोनल, बाकी सारी एंट्री जीरो हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये अगर आपके 1 है, सभी जगह पर 1 है, तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, वो आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। जहां पर बाकी सारी एंट्री जीरो है, सिर्फ D1 D2 D3 की वैल्यू कोई डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। फिर आपको यहाँ पर समझना है नेक्स्ट रिमार्क कि इफ D1 D2 और D3, ठीक है, ये सारे इक्वल हों, ठीक है, कोई भी इक्वल हो, जैसे कि मान लीजिए 1 को छोड़ के मान लीजिए 2 2 है, ये 3 3 है, या फिर ये सारे ही 4 4 हैं, तो उसको कहा जाएगा, मान लीजिए एक डी वैल्यू के, एक पर्टिकुलर डी वैल्यू के इक्वल हैं, तो इसको कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, बाकी सारी एंट्री जीरो हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये सारी एक पर्टिकुलर डी के इक्वल आ जाएगा, मान लीजिए 1 को छोड़ के मान लीजिए 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, एक पर्टिकुलर डी के इक्वल आएगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और पर्टिकुलर 1 के इक्वल होगा तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वैसे आई से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, और अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जब आपके पास हो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितने होंगे, और अगर ऑर्डर n है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर n, तो उसके पास आपको याद रखना है कि उसमें होगा n स्क्वायर माइनस में n। ये फॉर्मूला रहेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में निकालने हैं तो ये फॉर्मूला रहेगा n स्क्वायर माइनस में n। क्लियर? तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपको हेडिंग डाल लेनी है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है कि जब आपके पास ए का डिटर्मिनेट, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और जब आप उसका डिटर्मिनेट निकालो कि इफ ए का डिटर्मिनेट अगर आपके पास 0 आ जाए देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ 1 2 3 और
1 0 1 0 2 4। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप निकाल के देख सकते हो। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह जो है वो आपको नेक्स्ट याद रखना है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये जो है वो आपके डिटर्मिनेंट के चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के चैप्टर में अगर ये आता है तो आपका डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है, लेकिन अगर जैसे हम सेट पढ़ते हैं तो वहां पर अगर ये सिंबल आता है तो वहां पर कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाल लेना है यहाँ पर एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम समझेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम दो मैट्रिसेस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे और ये क्या होता है, ये एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर रहेगा आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मैट्रिसेस। तो देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैट्रिसेस क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 2 3 -1 0 और 2 दे रखा है, और एडिशन की बात करें तो प्लस और सब्सट्रैक्शन साथ में ही करवा देती हूँ, 1 0 9 और 5 4 -2। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसके रिस्पेक्टिव, जैसे यहाँ पर A11 है, यहाँ पर भी ये आपका A11 होता है, तो A11 में आपका A11 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये A11 है तो A1 के अंदर A11 ऐड हो जाएगा। ये आपका A12 है तो इसमें A12 ये है, तो ये आपके रिस्पेक्टिव सारे जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 में 1 ऐड होगा, फिर 2 में 0 ऐड होगा, 2 बन जाएगा, फिर 3 में 9 ऐड होगा तो आपके पास यहाँ पर 12 बन जाएगा। -1 + 5, पहले मैं प्लस कर रही हूँ तो -5 प्लस -1 + 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 0 और 4 आपका 4 बन जाएगा, फिर 2 और -2 आपका 0 बन जाएगा, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा। माइनस जब आप करोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 9 जाएगा, तो 3 में से जब आपका 9 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 3 माइनस में 9 करोगे तो आपके पास माइनस का ही आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपका -6 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए -1 है और फिर -5 करोगे तो -1 -5 -6 हो जाएगा, फिर 0 -4 करोगे तो -4 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो इस तरह से ऐड करने होते हैं। तो एल्जेब्रा में आप इस तरह से ऐड करते हो। एक चीज़ आपको याद रखना है, तो मैट्रिसेस में आप जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस तरह से करते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप A + B करो या B + A करो, आपके पास आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका मैट्रिक्स में लगता है। ठीक है, जब हम ग्रुप थ्योरी में करते हैं वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है कि ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है, तो वहां पर भी ये जो चैप्टर वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको अच्छे से इस चैप्टर को करना है ताकि आप ग्रुप भी अच्छे से कर सको। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी जो है वो सेटिस्फाई होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड करती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब आपके पास कोई मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ग्रुप में जब आप करोगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि वहां पर भी आप जो है वो इसको अच्छे से कर सकोगे कि जब अगर आपके पास ग्रुप पूछो कि कोई ग्रुप बताओ, ग्रुप बना रहा है नहीं बना रहा, तो जो एडिशन के रिस्पेक्ट में जब आप एडिटिव आइडेंटिटी पूछोगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके अंदर अगर आप, क्योंकि मैंने अभी आपको कराया नल मैट्रिक्स, तो A के प्लस में अगर आप नल मैट्रिक्स, क्योंकि 0 0 एंट्री है, आप कुछ भी ऐड करो वही सेम एलिमेंट आ जाएगा तो वो A ही आएगा। आप इसको नल मैट्रिक्स प्लस में कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो आपके पास वो मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन बनता है, तो यहाँ पर आपका जो जीरो मैट्रिक्स यानी जो नल मैट्रिक्स होता है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, ठीक है, कि एडिटिव इनवर्स क्या बनता है, तो एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर A यानी कि जो आपके पास जो मैट्रिक्स आपको गिवन होता है उसमें जब हम उसका नेगेटिव साइन ऑफ अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं माइनस ऑफ, जैसे कि अगर आपके पास ये दे रखा है 1 2 3 4 5 और -6, ठीक है, ये दे रखा है, तो अगर हम इसका नेगेटिव इसमें ऐड कर दें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और +6, ठीक है, इसका इनवर्स यानी कि इस पे माइनस का साइन लगाकर ऐड कर देंगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन ऑफ जो मैट्रिक्स A आती है वो आपके पास यहाँ पर एडिटिव इनवर्स होती है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ A आप यहाँ पर लिख सकते हो, एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स आपका क्या बनेगा, माइनस ए बनेगा। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स बनता है, और जो नल मैट्रिक्स होता है ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी बनता है। तो इस तरह जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन में दे दी जाए तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स बनता है, और एडिटिव इनवर्स जो है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उसी का जो नेगेटिव अगर हम ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास आपको आइडेंटिटी देते हैं। आंसर में आपको आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो ये जो माइनस मैट्रिक्स ऑफ ए जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। क्लियर। और अगर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की बात करें एडिटिव इनवर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटी या सब्सट्रैक्शन इनवर्स जो है वो नहीं बनता, यानी कि सिर्फ एडिशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जैसे ग्रुप में आपके पास आइडेंटिटी और इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के ही रिस्पेक्ट में हो गए, माइनस के रिस्पेक्ट में ये आपका नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, वो है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से होता है। फर्स्ट आपका होता है कि आपके पास मैट्रिक्स हो और एक स्केलर हो, तो मैट्रिक्स और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड आपका होगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट है मैट्रिक्स और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन, सेकंड है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट करते हैं मैट्रिक्स और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स और स्केलर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है यहाँ पर 5 2 8 1 -1 और 4, इसके साथ अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और क्योंकि हम मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे AIJ, और ये आपके पास M रो है और बाय n यानी कि n आपके पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो m बाय n जो लिख रखा है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स k आपको गिवन है, यानी कि स्केलर है ये k, कोई भी एक वैल्यू है यहाँ पर कांस्टेंट, तो ये स्केलर है, और स्केलर की मल्टीप्लाई जब हम इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, उनके साथ उस स्केलर के साथ जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो स्केलर की मल्टीप्लीकेशन इस तरह से की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि हम मैट्रिक्स की कैसे स्केलर की कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो k इंटू ए करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, k आपके पास मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा सारे AIJ के। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो है वो मैथमेटिकली नोटेशन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो AIJ मैट्रिसेस प्लस में BIJ मैट्रिसेस, इस तरह से आप इनको जो है वो ऐड करोगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक बी मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मान लीजिए ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और इसको मैं k स्केलर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो k स्केलर के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k। ठीक है, सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब हम इसके ऊपर जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, k मल्टीप्लाई b के अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यानी कि इस तरह से सीधी लाइन भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसमें से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से जब हम यहाँ पर k को कॉमन लेंगे तो k को जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए एक k इसमें से आ जाएगा, एक k इसमें से, एक, तो यहाँ पर 3k की क्यूब हो जाएगा और अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर आपके पास b ही बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो अंदर जो है वो डिटर्मिनेंट बी ही बन जाएगा। इसका मतलब जब हमने डिटर्मिनेंट लिया किसी स्केलर और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पर डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास यहाँ पर k क्यूब और b का डिटर्मिनेंट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक नोट आप यहाँ पर डाल लीजिए। नोट के थ्रू आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट कोई भी स्केलर के साथ आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जब डिटर्मिनेंट लेते हैं कोई भी ऑर्डर n मान लीजिए, यहाँ पर तो जैसे हमने 3 ऑर्डर का लिया था तो यहाँ पर k की क्यूब जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर k की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। तो ये जो है वो आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होती है तो जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k की पावर जितना भी ऑर्डर होगा उसका, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होगा कि 4/4 की होगी या फिर आपके पास n/n का ही एक ऑर्डर होगा। ठीक है,
n बाई n की यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको यहाँ पर गिवन होगी जब आप डिटर्मिनेट लोगे, क्योंकि डिटर्मिनेट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। वहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, k रेज़ टू पावर n, यानी कि n आपका ऑर्डर रहेगा, आपका 5/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 6/6 का है तो वही पावर आ जाएगी, और डिटर्मिनेट ऑफ a। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपको हेडिंग डालनी है मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से करेंगे, इसमें आपके पास ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यानी कि ए इंटू बी से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है कि इसमें मान लीजिए m रो है, n कॉलम्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि ए की जैसे m इंटू n ऑर्डर्स हैं और इसमें n इंटू p ही होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इसके जो कॉलम्स हैं वो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो से मिलने चाहिए, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मिलने चाहिए, तभी आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो यहाँ पर आप लगा सकोगे, वरना आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते किसी मैट्रिक्स के। ठीक है, यानी कि इसके ये आपके नंबर ऑफ रो हो जाएंगी, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसकी रो, ये आपके इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, फर्स्ट है मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे पास 3/3 की आपके पास जो है वो मैट्रिक्स है। सेकंड मैं इस तरह से लूंगी कि इसमें जो है वो 3 रो तो मेरे पास होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 3 रो तो है वो होनी ही चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकूंगी। तो 3 इंटू मेरे पास 3/4 की जो है वो मैट्रिक्स है। तो अब देखिए ये 3 और 3 इक्वल हो गया, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, नहीं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी दो मैट्रिक्स की। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये जब इक्वल होंगे तभी आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इन जनरल की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि a इंटू बी जब आप करो और b इंटू ए जब आप करो तो ये दोनों आपकी इक्वल नहीं होती इन जनरल। ठीक है, कोई किसी स्पेशल केस में दोनों इक्वल हो सकती हैं, लेकिन इन जनरल आपकी ये इक्वल नहीं होती। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इन जनरल a डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू b डॉट ए, और मे नॉट बी डिफाइंड हो सकते हैं कई किसी पर्टिकुलर केस में दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन हर एक कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये लेके चलेंगे कि a डॉट बी डज नॉट इक्वल्स टू b डॉट ए। क्लियर, और आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी कि a डॉट बी एंड b डॉट ए, कि ये आपके पास अगर इक्वल होंगे ये तभी आपके डिफाइंड होंगे, विल बी डिफाइंड, ये आपके तभी डिफाइंड होंगे इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर, कि जब ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर m/n एंड n/n। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए a का ऑर्डर आपके पास m/n है और b का ऑर्डर आपके पास n/m है। तो देखिए जब आप यहाँ पर a डॉट बी करोगे तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिलने चाहिए, और जब आप b डॉट ए करोगे तो b का आपके पास ऑर्डर क्या है n इंटू एम, और इसका ऑर्डर क्या है m इंटू n, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे m। तो आपके पास a डॉट बी और b डॉट ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी तभी डिफाइंड होगी जब a और b के जो ऑर्डर है वो इस क्रम में होने चाहिए, तभी आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड होगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेके आएंगे, एडजॉइंट निकालने आपको सिखाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।